नमस्कार। आज मैं निधि खेतान आप सबका स्वागत करती हूँ राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। दोस्तों, आज हम यहाँ पे गृह विज्ञान का अध्ययन करने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिसके अंतर्गत हम पाठ 10 का अध्ययन करेंगे, आहार आयोजन की प्रक्रिया। हमने पिछले अध्याय में अध्ययन किया था आहार आयोजन। आहार आयोजन क्यों जरूरी है, उसके क्या सिद्धांत हैं, क्या आवश्यकताएं हैं, क्या महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिनका ध्यान रखते हुए हमें आहार आयोजन करना चाहिए। आइए आज हम ध्यान देते हैं कि आहार आयोजन की प्रक्रिया क्या है, उसके अंतर्गत क्या क्या करना चाहिए। आहार आयोजन हमने पढ़ा था, ना कि सिर्फ एक कला है, ये एक विज्ञान भी है जिसके अंतर्गत हम आहार आयोजन करते हैं। आहार आयोजन के अंतर्गत एक गृहिणी या जो भी आहार आयोजक आपके घर का है, वो पूर्ण रूप से परचेजिंग, जो खरीद सूखा सामान खरीदना है, संभाल के रखना है, फल सब्जी, इन्हीं सब का खरीद करता है तथा प्लान करता है। कुछ लोग पूरे हफ्ते की प्लानिंग एक ही दिन में कर लेते हैं, कुछ लोग एक एक दिन की करते हैं। ये आपके घर पर और आपकी ज़रूरतों पर निर्भर करता है। तो अब कुछ गृहिणियाँ या आहार आयोजक एक दिन में सुबह से शाम तक क्या क्या बनना है, किसके लिए, पहले से ही अपने दिमाग में पूरा मेन्यू तैयार कर लेते हैं। कुछ लोग जैसे कामकाजी महिला हैं, वो कोशिश करके एक हफ्ते तक का या 3-4 दिन का अपने दिमाग में आयोजन कर लेते हैं। उसी के अंतर्गत जो जो उनको बाज़ार से लाना होता है, जो जो उनको भिगोना होता है, उस सब की तैयारी साथ के साथ चलती रहती है। और इसी के अंतर्गत हम पूर्व अध्याय में जो जो हमने पढ़ा है उसका एक बार पुनर्वलोकन कर लें, जैसे हमारे दिमाग में रिफ्रेश हो जाए और हम अच्छे से आहार आयोजन की प्रक्रिया को समझ के और आपके घर के लिए आहार आयोजन कर सके। आइए चलिए देखते हैं क्या क्या लिखा है। दैनिक आवश्यकताओं के अनुसार सभी पौष्टिक तत्वों की पूर्ति होना। जैसा कि मैंने कहा था पहले वाले अध्याय में कि सबकी पौष्टिक तत्व की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती है, जिनका अपन को ध्यान रखना पड़ता है और आहार आयोजन में सम्मिलित करना होता है। आहार आयोजन पूरे दिन को एक इकाई मानकर करना चाहिए, अर्थात पूरे दिन को एक मानकर विभिन्न आहारों को प्लान करना चाहिए, आयोजन करना चाहिए कि नाश्ते में ये बनाएंगे, खाने में ये बनाएंगे, शाम को चाय में ये पिए बनाएंगे। इसी के अंतर्गत कौन कितनी बार भोजन कर रहा है उसका भी ध्यान हमें रखना पड़ता है। बच्चे 5 बार करते हैं, बड़े 4 बार, और कुछ लोग सिर्फ दिन में 2 बार करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2 बार वालों का पौष्टिक तत्व की कमी हो जाए और 5 बार खाने वालों को ज़्यादा मिल जाए। सबको समानता से उनकी आवश्यकताओं के अनुसार पौष्टिक तत्वों को देना चाहिए। आहार आयोजन करने से गृहिणी का बहुत समय, शक्ति, धन सभी बचता है, क्योंकि हम पहले से प्लान करते हैं तो बहुत हबड़ तबड़ नहीं होती, सब चीज़ शांति से समय से चलता जाता है। एक दिन में मुख्यतः 3 से 4 आहार आयोजन करने चाहिए आपके परिवार के ज़रूरतों के अकॉर्डिंग। जैसे कि मैंने कहा, कुछ लोग 2 बार, 4 बार, 5 बार, विभिन्न ज़रूरतों के अनुसार हम लोग को आहार आयोजन करना चाहिए। प्रत्येक आहार के मध्य कम से कम 2 से 3 घंटे का अंतराल होना ही चाहिए, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो। जैसे जो जने 5 बार खा रहे हैं उनके लिए भी 2 से 3 घंटे का अंतराल होना अत्यधिक आवश्यक है, अन्यथा आपकी पाचन शक्ति खराब हो जाएगी। विभिन्न भोजन समूह का चुनाव करके दिन भर में विविध भोजन तैयार करना चाहिए। भोज्य पदार्थों की मात्रा सदस्यों की पौष्टिक आवश्यकताओं के अनुसार होनी चाहिए। आहार आयोजन करते समय न केवल संतुलित एवं पौष्टिक आहार की प्राप्ति की जाए आवश्यक है, बल्कि भोजन आकर्षक, मनोहरी, संतुलित, आपका स्वीकार्यता, मानसिक शांति सब कुछ देने वाला भी होना चाहिए। अन्यथा वो स्वीकार्यता पे नहीं होगा तो हमारा पूरा आयोजन बेकार चला जाएगा। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। आइए अब हमें को ये पढ़ना है कि आहार आयोजन आखिर करना कैसे। हमने उसके सिद्धांत पढ़ लिए, हमने उसकी आवश्यकताएं पढ़ ली, हमने उसकी महत्वपूर्णता पढ़ ली। तो अब ये तो सब कुछ पढ़ लिया, तो अब हम ये भी तो सीखें कि करना कैसे। आए चले देखते हैं। आहार आयोजन करने के पूर्व कुछ व्यवहारिक बातों का ध्यान रहे। भोजन बनाते हेतु कच्चे भोज्य पदार्थ लेने का तरीका हर गृहिणी का अलग होता है। हर गृहिणी अपने हिसाब से लेती है। कुछ अपने घर में गिलास से नापती है, कुछ कटोरी से नापती है, कुछ मुट्ठी से नापती है, कुछ प्लेट से नापती है। तो हर गृहिणी का अलग तरीका होता है नापने का। हम ये नहीं कहते कि वो गलत है, किंतु वो एक मापदंडों के द्वारा नहीं है। हम उनके आधार पर पौष्टिकता तय नहीं कर सकते। आज मेरे घर में 1 रोटी बनती है, वो
इतनी सी होती है, मेरी सहेली के यहाँ रोटी बनती है वो इतनी मोटी बड़ी सारी होती है, तो मैंने भी एक रोटी खाई, उसने भी एक रोटी खाई, मैंने तो खाई 30 ग्राम की, उसने खाई 100 ग्राम की, तो क्या पौष्टिकता एक बराबर है? नहीं। इसलिए गृहिणी का जो मापदंड करने का तरीका है उसको एक नॉर्मल कैटेगरी पे लाके उसको सिखाना पड़ता है कि ठीक है, हमें एक पोर्शन मतलब 40 ग्राम दाल होता है, तो वो 40 ग्राम दाल अपने हिसाब से एडजस्ट कर ले, अपने माप के हिसाब से, ठीक है। फिर आता है किसी घर में रोटी बहुत छोटी या पतली बनती है, इस बारे में हम बात कर चुके हैं। फिर आता है कि मापने के तरीके अलग अलग होते हैं, हम इसके बारे में भी हम बात करके आपको बता चुके हैं कि क्या क्या करना चाहिए और कैसे कैसे करना चाहिए। अब ये जो चीज़ बताई कि कंपैरिजन किया कि मेरे घर में और पड़ोसी के घर में क्या बनता है, उन दोनों के पौष्टिक तत्वों की भिन्नता होने के कारण उन दोनों ही लोगों को ये बताया जाए कि एक रोटी के लिए हमें 40 ग्राम आटे की ज़रूरत है, तो अब वो आप अपनी तय कर लीजिए कि एक जना अगर 40 ग्राम की रोटी खा रहा है तो वो एक खा रहा है, और वो जो 100 ग्राम की खा रहा है वो 2.5 रोटी के बराबर खा रहा है, उसकी पौष्टिकता 2.5 रोटी की काउंट की जाएगी। ये हमें आहार आयोजन कैसे करना है उसके अंतर्गत सीखना होता है। उपरोक्त विविधताओं को नियंत्रित करने हेतु पौष्टिक आवश्यकताओं के अनुरूप संतुलित आहार उपलब्ध कराने तथा सीमित साधनों द्वारा अपने स्वयं व अपने परिवार के लिए संतुलित आहार का आयोजन करने के लिए हमें संदर्भ इकाई का उपयोग करना चाहिए। संदर्भ इकाई ये बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि संदर्भ इकाई आखिर होती क्या है और उसको कैसे उपयोग में लिया जाता है। ये देखिए, संदर्भ इकाई से तात्पर्य खाद्य पदार्थ की उस कम से कम मात्रा से है जो हमें उस खाद्य पर आधारित व्यंजन बनाने के लिए चाहिए, या हम ये भी कह सकते हैं, ये आप अपनी नोटबुक्स में कृपया करके नोट कर लीजिए क्योंकि ये सवाल बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्ज़ाम्स में निरंतर पूछा जाता है और इसका बहुत ही उटपटांग जवाब दिया जाता है। ये सवाल 1 मार्क्स का पूछा जाता है जो आप आसानी से ले सकते हैं। इसके साथ साथ ये लिख सकते हैं, संदर्भ इकाई वह इकाई है जो किसी भी आहार आयोजन का बेस है या आधारभूत है, जिसके अंतर्गत हम आहार आयोजन करते हुए विभिन्न भोज्य पदार्थों को संग्रहण करके उपयोग में लेते हैं। आइए अब हम संदर्भ इकाई का अध्ययन करें और इसके अंतर्गत कौन कौन से भोज्य पदार्थों की संदर्भ इकाई कितनी कितनी होती है, इसका बहुत अच्छे से अध्ययन करके याद करें। ये भी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि इस खाद्य पदार्थ की या इस भोज्य समूह की क्या संदर्भ इकाई है। अनाज में आपके सारे अनाज आ जाते हैं, चाहे वो बाजरा हो, चाहे वो चावल हो, गेहूं हो, मक्का हो, जिस भी तरह का अनाज हो वो इसमें आ जाता है। एक संदर्भ इकाई आती है 30 ग्राम की, दाल आती है 30 ग्राम की, चाहे वो कोई सी भी हो, अंडा आता है 50 ग्राम का, मांस मछली या मुर्गा 50 ग्राम का, दूध मिलीलीटर में आता है 1 कप, सामान्यतः जो एक चाय का इतना सा कप होता है वो 100 मिलीलीटर का होता है। कंदमूल में जैसे मैंने आपसे कहा वो आते हैं जो हमारी धरती के नीचे उगते हैं, आलू हो गई, मूली हो गई, शकरकंदी हो गई, आपकी गाजर हो गई, जो भी चीज़ आपके धरती के नीचे उगती है वो आपके कंदमूल की कैटेगरी में आती है। वो 100 ग्राम। हरे पत्तेदार सब्जियां आपके पालक, मेथी, बथुआ, जो भी पत्ते वाली सब्जी है वो 100 ग्राम। ये सब सूखी की आ रही है, पके हुए की नहीं आ रही है। अन्य सब्जी आपकी लौकी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ये सब अन्य सब्जियों में आती है, ये 100 ग्राम। फल आपका कोई सा भी हो सकता है, वो 100 ग्राम। एक सामान्यतः इतना सा एप्पल जो होता है वो 100 ग्राम का होता है, मीडियम साइज का फल सामान्यतः 100 ग्राम का माना जाता है। शर्करा 5 ग्राम और तेल 5 ग्राम। जो हम खाना खाते हैं जिस चम्मच से, इतनी सी जो खाना खाने की जो चम्मच होती है वो 5 ग्राम की होती है, उसको हम माप के द्वारा ले सकते हैं, वो संदर्भ इकाई के तहत होती है। परिवार में काम में लिए जाने वाले भोजन बनाने व परोसने के बर्तन तो हम नहीं बदल सकते, अतः हमें ये जानना ज़रूरी है कि अगर हमने कहा 30 ग्राम अनाज तो 30 ग्राम पिसा हुआ आटा कितना होता है, या 30 ग्राम दाल कैसे नापी जा सकती। एक दिन उसको तराजू में तोल के हम हमारे माप के अनुसार मुट्ठी में रख लें, गिलास में रख लें या कटोरी, जिससे भी नाप लेते हैं उसका अंदाज़ा लेके आगे उसके अनुसार आहार आयोजन करें और एक अपने को इससे शिक्षित कर लें कि किस तरह से इस माप को हम हमारे घर के बर्तनों से सेट करके आगे आहार आयोजन कर सकते हैं। अब हम
एक एग्जाम्पल के तौर पे आपके लिए 13 से 18 साल की किशोरी के लिए दिन भर का आहार आयोजन करके दिखाएंगे। ये एक एग्जाम्पल है, इसमें एज इट इज़ आपको रोज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, रोज़ आप अपना मेन्यू बदल सकते हैं अपनी ज़रूरतों के अनुसार। एक आपको एग्जाम्पल बना के दिखा रहे हैं कि कैसे आहार आयोजन करना है, उसका कैसे कैलकुलेशन करना है और क्या क्या करना है, तो उसके अंतर्गत हम सीखते हैं और आगे अग्रसर होते हैं। आइए देखें क्या है। विविध पदार्थों की इकाई एवं कुल मात्रा दी गई है। कैसे? कुल मात्रा इजिकल्स टू ग्राम इंटू संदर्भ इकाई। जैसे संदर्भ इकाई 11 है, ठीक है, इंटू संदर्भ इकाई 11 संदर्भ इकाई लेनी है, एक संदर्भ इकाई 30 की है, हमको टोटल संदर्भ इकाई 11 लेनी है अनाज की। तो टोटल कितना हुआ? 330 ग्राम एक जने का। इसके अंतर्गत हम करेंगे, और ये किसने दिया गया है? ये राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद द्वारा प्रस्तावित है, और यही वो संस्था है जो हमारे को विभिन्न आरडीए रिक्वायर्ड डाइटरी अलाउंस के अनुसार हमें विभिन्न पौष्टिक तत्वों के बारे में जानकारी देती है और सारा आहार आयोजन करने में हेल्प या सहायता करती है। भोज्य समूह अनाज हमारे को संदर्भ इकाई क्या थी? 30। 11 13 से 15 साल में 11, मैंने क्या सिखाया था? 11 इंटू 30 इक्वल्स टू 330। 2 इंटू 30, 2 संदर्भ इकाई लेनी है 60, 2.5 75, 100 5 500, 100 1 100, 100 1 100, 100 2 200, 100 1 100, 5 5 25, 5 8 40। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक दिन की ज़रूरत है 13 से 15 साल की किशोरी के लिए कि हमको दिन भर में अनाज उसको 330 ग्राम देना है। इसका मतलब ये नहीं है कि 330 ग्राम की रोटी खिलानी है, चाहे वो ब्रेड खाए, टोस्ट खाए, बिस्किट खाए, पोहा खाए, चावल खाए, कुछ भी खाए, वो अनाज की कैटेगरी में आता है। वो टोटल 330 ग्राम होना चाहिए। 60 ग्राम का ये मतलब नहीं है उसको दाल नहीं खिलानी है, पकौड़ी भी खा सकती है, दाल का पराठा भी खा सकती है, नमकीन जो चने की नमकीन होती है वो भी खा सकती है, किसी भी रूप में इसके अंतर्गत जो जो आता है वो खा सकती है, लेकिन वो टोटल में सूखा 60 ग्राम होना चाहिए। आइए आगे देखें कि किन किन समूहों के अंतर्गत हमें कैसे कैसे खाना खाना है और कौन कौन सी भोजन संबंधी आदतों का ध्यान रखते हुए करना है। जैसे कुछ जने को सुबह उठते से चाय चाहिए, कुछ जनों को सुबह उठ के चाय के संग टोस्ट चाहिए। तो जो भी हम आहार आयोजन कर रहे हैं वो हमारी उस आहार आयोजका के अंतर्गत ही होना चाहिए। आपकी सहायता के लिए उदाहरण स्वरूप एक किशोरी जिसकी उम्र 17 से 18 वर्ष है, जो कि आपके बराबर है, आप भी तो 12th में हैं, आपके बराबर है, उसी का हम आहार आयोजन कर रहे हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो मैं आपसे कहूँगी कि ये पढ़ने के बाद आप एक दिन का खुद का आहार आयोजन लिखें कि आज सुबह से रात तक का मैंने क्या क्या खाया है, चाहे वो एक बिस्किट ही खाया है, और उसको विभाजित करें और सीखें कि कैसे किया जा सकता है। तो यह चीज़ आपके प्रैक्टिकल में भी काम में आएगी। जब आपकी प्रायोगिक परीक्षा होगी तो ये आपका एक सवाल 8 मार्क्स का ज़रूर आता ही आता है। तो इसका बहुत अच्छे से अध्ययन करें और खुद करने की कोशिश करें, और जहाँ परेशानी हो वहाँ कमेंट्स में मुझे लिखें, तो मैं आपका जवाब ज़रूर दूँगी और आपको सिखाऊँगी। देखें किशोरी के लिए आहार आयोजन। अब हम सुबह उठते हैं सामान्यतः 6 साढ़े 6 7 बजे। सुबह उठ के अपना सुबह का नित्यक्रम करने के बाद सुबह हमने क्या पिया? सुबह का नाश्ता किया हमने। सुबह के नाश्ते में हमने क्या किया? दूध पिया और टोस्ट लिया। दूध बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? दूध बनाने के लिए हमें दूध हमने लिया 1 गिलास, उसके लिए हमें चाहिए 2 दूध, जो हमारे को क्या चाहिए? एक इकाई कितने की थी दूध की? 100 ग्राम की, मतलब हमने कितना लिया? 2 इकाई, मतलब 200 ग्राम यहाँ पे पूर्ण हो गया है। इसी तरह हमने उसमें शक्कर में 10 ग्राम शक्कर डाल दी। टोस्ट लिया, टोस्ट में हमने क्या लिया? या तो 2 ब्रेड ले ली या 1 पराठा ले लिया। तो अनाज कितना आया? 1, मतलब 30 ग्राम। उसमें मक्खन आया पराठे में भी, तो आया 5 ग्राम। ठीक है। इसी तरह स्कूल टिफिन में हमने क्या लिया? या तो पोहा ले सकते हैं, उपमा ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, वो अनाज के अंतर्गत ही आएगा। 1.5 प्लेट लिया, उसमें अनाज या बेसन कुछ भी लिया, वो 1.5 इकाई लिया। तो हमको ये बांटना है कि उसमें क्या क्या हमने कितना कितना डाला है। इडली या ढोकला लिया, वो 2
परोसने का लिया, उसमें क्या क्या लिया, तेल लिया, कंदमूल लिया, मूंगफली ली, ये सब उसमें आ जाएगा। कंदमूल में क्या आएगा, उसमें हम गाजर डाल देंगे, हम उसमें मूली डाल देंगे, हम उसमें प्याज डाल सकते हैं, प्याज भी आपका कंदमूल में ही आता है। तो कुछ भी लिया और ये सब बनाया। इसी तरह हमने दोपहर के भोजन में उसको क्या दिया, रोटी ली, दाल ली, या तो लौकी दाल ली या दाल पालक, कोई सी भी एक सब्जी लेंगे, या तो यहाँ दाल पालक ले लेंगे या यहाँ और फिर यहाँ लौकी ले लेंगे, सब्जी का रायता, सलाद दिया। तो रोटी के लिए हमने क्या लिया, 2.5 कड़छी लिया, 2.5 कड़छी अनाज मतलब 3 लिया, घी 1, दाल पालक के लिए 1 कटोरी के लिए दाल 1 मानी 30 ग्राम दाल ली है, लौकी या हरी पत्तेदार सब्जी आधी 1 कटोरी दाल के लिए 50 ग्राम बहुत होती है, 50 ग्राम मतलब इतना सारा पालक हो जाता है जो कि एक देने के लिए बहुत होता है, उससे ज़्यादा 1 कटोरी में नहीं लगता। तेल आधा, अगर हम एक जने के लिए छौंकने जाएंगे तो 2.5 ग्राम तेल में कभी नहीं छौंकेगा, लेकिन आप 8 जनों का खाना अगर 1 कड़छी तेल में छौंक रहे हो तो वो 1 कड़छी तेल 8 जनों के खाने के लिए कितनी हुई, 1 कड़छी में कितना आया, 30 ग्राम। 30 ग्राम को या 25 ग्राम को हम 8 जनों में बांटेंगे तो 8 जने कितनी कटोरी खा रहे उस पर निर्भर करता है। तो एक जने के लिए 2.5 ग्राम ही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। लौकी यानी सब्जी उसमें 1/4 कटोरी है तो दूध आधा है, मतलब 50 ग्राम दूध का हमने 1 कटोरी दही हो जाता है। सब्जी ली है 1/4 मतलब 1 कटोरी रायते के लिए 25 ग्राम ही चाहिए, हमें रायता बनाना है, कोई भर भर के उसको देना नहीं है। इसी तरह शाम की चाय है, चाय में 1 प्याला दिया है, दूध, शक्कर, पानी और चाय पत्ती कुछ भी आपको कैलोरीज नहीं देती हैं। मठरी, शक्करपारा या बिस्कुट लिया है 3 से 4, अनाज 1, तेल चाहिए, मौसमी फल 1 लिया है, फल 1 100 ग्राम का। रात्रि भोजन में वही खाया है, हमने रोटी खाई है, चावल खाया है, राजमा खाया है, राजमा आपके दाल के अंतर्गत आएगा, पत्ता गोभी और आलू की सब्जी खाई है, पत्ता गोभी आपकी अन्य सब्जी के अंतर्गत आएगी, आलू आपके कंदमूल के अंतर्गत आएगा। उसी तरह रात को सोते समय 1 गिलास दूध पिया है, वो आपका दूध वापस 200 ग्राम आया है, शर्करा 2 आया है। तो इस तरह से हम आहार आयोजन करके उसको आगे एक कंपाइल्ड लिस्ट भी बनाएंगे कि किस समय हमने कितनी आपको कौन कौन से भोज्य पदार्थ से कितनी संदर्भ इकाई दी है, जैसे हमें पता चले कि हमने टोटल कितनी दी थी और अब कितनी हमें लेनी आए। देखिए भोज्य पदार्थों की इकाई का योग, देखिए हमने नाश्ते में क्या खाया था, 1 टोस्ट या ब्रेड पराठा खाया था, वो 1 नाश्ते में आ गई अनाज के अंतर्गत। फिर हमने दूध पिया था 200 ग्राम का, वो आ गया, उसमें हमने शर्करा लिया था, ये आ गया, पराठा या ब्रेड खाया तो उसका 1 ये आ गया। इसी तरह हमने विभिन्न भोज्य समय के अनुसार उनकी संदर्भ इकाई को कैलकुलेट करा है। देखिए ये जो संदर्भ इकाई हमने यहाँ लिखी है इसको हमने यहाँ पे इस तरह से सम्मिलित किया है। अनाज मैंने दिन भर में सुबह नाश्ता परेट खाया था, टिफ़िन में मैंने उपमा दलिया ये लेके गई थी, दिन के खाने में मैंने रोटी खाई थी, शाम को मैंने टोस्ट या शक्करपारा खाया था, रात के खाने में मैंने रोटी और चावल दोनों खाए थे, सोने के समय मैंने सिर्फ दूध पिया था। तो इन सबको टोटल करके दिन भर में मैंने 10.5 इकाई अनाज की खाई है, जो कि मेरे पास 11 हो सकती थी। कितनी हो सकती थी? 11। इसी तरह दाल का देखें तो 2 हो सकती थी, तो हमने आधी बढ़ा दी, थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज़्यादा कहीं पे चल सकता है, एकदम रिजिड नहीं है कि मैंने 2 कहा तो तुम 2 ही खा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं खा सकते या किसी दिन उससे कम नहीं खा सकते। ये किसी दिन कम और किसी दिन ज़्यादा चलता रहता है, आपका शरीर है, आपको किसी दिन ज़्यादा खाने की इच्छा हो जाती है, शादी में जाते हैं तो बहुत हेवी खा के आ जाते हैं और नेक्स्ट डे हम कहते हैं बहुत पेट भारी हो रहा है, आज हम हल्का खाना खाएंगे, तो दूसरे दिन हम उसको बैलेंस भी कर लेते हैं। तो ये इसी के अंतर्गत आता है कि बहुत रिजिड लाइन नहीं है। ठीक है, दूध हमने 5 लिया है क्योंकि किशोर अवस्था में है, किशोर अवस्था में प्रोटीन की आवश्यकता अत्यधिक होती है, इसलिए हमने लिया है। फिर हमने कंदमूल 2 लेना था, 1.5 लिया, ये 1.5 लिया। अन्य सब्जियां हमने ली नहीं है, अन्य सब्जियां हमने 3/4 ली है। फिर फल हमने 1 खाया था शाम के समय। शक्कर और गुड़ हमने दूध में पिया था, चाय में पिया था। हाँ, शक्कर और गुड़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं कि अगर हमें बहुत ज़्यादा मीठा खाने का शौक़ है तो हम जो दूध और चाय पी रहे हैं उसमें हम शक्कर ना लें, और अगर हमको मीठा खाने का नहीं शौक है तो अपने दूध और चाय में शक्कर ले सकते हैं, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। 5 और इसी तरह घी व तेल हुआ था टोटल 7। ये आपके
पूरे दिन की इकाई है जो हमने स्टार्टिंग में आपको टोटल करके दी थी कि हमने कितनी कितनी खानी है, और हमने इसकी कंपाइल्ड लिस्ट पूरे दिन का आहार आयोजन करके बना दी है कि हमें कितनी कितनी कब कब खाई थी। ठीक है, फिर आता है कि हमने कैसे कैसे पूरे दिन में कितनी कितनी संख्या खाई थी, इसका हमने कंपाइल कर दिया है। किसी दिन हम कम और किसी दिन हम ज़्यादा भी खा सकते हैं, इसके लिए ऐसा ज़रूरी लाइन नहीं है। अब ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि अनाज के अंतर्गत जो भी अनाज आता है, चाहे वो आपका ओट्स हो, चाहे वो आपका बार्ले हो, चाहे आपकी मूसली हो, आपके चाहे कितने भी इनोवेटिव नए तरीके का अनाज हो, या आपकी देसी अनाज हो, सारा अनाज के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, ये आपको जानकारी होना अत्यधिक आवश्यक है कि वो किस कैटेगरी में फॉल करता है, वो हमें जाने। अब हम एक ही चीज़ की विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ खा सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपको 11 इकाई अनाज की है, या 2 इकाई आपके दूध की है, या दही की दूध की 5 इकाई है, तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम दूध ही पिए। दूध, दही, कस्टर्ड, आइसक्रीम, पनीर, ये सब उसी कैटेगरी के अंदर आता है। चाहे आप रसगुल्ला खा रहे हैं, वो भी आपके दूध की कैटेगरी में ही आता है। क्यों? क्योंकि वो दूध या दूध से बने कोई से भी पदार्थ हो सकते हैं। तो हमें इसका ज्ञान होना अत्यधिक आवश्यक है कि हम उसके अंतर्गत कौन कौन से भोज्य पदार्थों को सम्मिलित करके अपने लिए एक विविधतापूर्ण आहार आयोजन कर सकते हैं। यह योजना एक भारतीय किशोरी की औसत पौष्टिक आवश्यकताओं के अनुरूप है। किशोरियों की उम्र, शारीरिक गठन एवं क्रियाशीलता के अनुरूप उनकी व्यक्तिगत पौष्टिक आवश्यकताओं में कुछ भिन्नता हो सकती है। एक लड़की जो छोटी सी नाटी सी है, जो दिन भर घर में रहती है, उसकी पौष्टिक आवश्यकताएं उसी उम्र की एक लड़की जो बहुत लंबी है और एथलीट है, उसकी पौष्टिक आवश्यकताएं बिल्कुल भिन्न होगी। दोनों सेम उम्र की हैं, दोनों किशोरी हैं, लेकिन उनकी कद काठी, उनकी क्रियाशीलता बिल्कुल भिन्न है, तो उनकी पौष्टिक आवश्यकताएं भी भिन्न होगी, तो उनका आहार आयोजन भी भिन्न होगा। एक एथलीट को चाहिए ज़्यादा प्रोटीन और एक नॉर्मल किशोरी को चाहिए नॉर्मल प्रोटीन, नॉर्मल ऊर्जा, लेकिन कम कार्बोहाइड्रेट्स, नहीं तो वो बैठे बैठे मोटी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यह परिवर्तन भी ऊर्जादायक भोज्य पदार्थों में ही किया जाना चाहिए, अन्य भोज्य पदार्थों में नहीं। सामान्यतः जो चेंजेस या जो बदलाव किए जाते हैं वो प्रोटीन और ऊर्जा में ही करे जाते हैं, खनिज, लवण और विटामिन में नहीं किए जाते। क्यों? क्योंकि वो सबको दिए जाने चाहिए, और ये हमारे 11वीं में हमने पढ़ा था, ये हमारे को विभिन्न बीमारियों से बचाने वाले पौष्टिक तत्व काउंट होते हैं, तो इनमें कमी नहीं की जाती है। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे भोज्य आयोजन में लचीलापन होना चाहिए, कि आज मैं बाहर जाके कुछ ज़्यादा खा के आ गई तो दूसरे दिन कम भी खा सकती हूँ। बिल्कुल एक स्ट्रिक्ट लाइन नहीं है कि 11 तो 11, कभी 9 भी हो सकता है और कभी 12 भी हो सकता है। ठीक है, तो लचीलापन हर जगह हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए। कड़क लकड़ी हमेशा टूट जाती है। उपरोक्त आहार आयोजन में सम्मिलित भोज्य पदार्थों के स्थान पर सस्ते व उपलब्ध भोज्य पदार्थों का चयन कर हम कम आय में भी संतुलित आहार का आयोजन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए राजमा की जगह चने की दाल, मांस की जगह हम सोयाबीन भी यूज़ कर सकते हैं, या सोया चाप यूज़ कर सकते हैं। अगर हम देखें, चिकन आता है 250 रुपये किलो, जो कि एक दिन में एक बार में बन जाता है। वहीं पे सोयाबीन आता है 70 या 80 रुपये किलो, और किलो कम से कम आपका 15 दिन चलेगा, एक दिन में आप पूर्ण रूप से उसको नहीं खा सकते। तो इस तरह से हम आहार आयोजन को अपनी आय के अनुसार चेंज कर सकते हैं। संदर्भ इकाई की सहायता से आहार आयोजन के लाभ। संदर्भ इकाई की सहायता से छात्र व छात्रा ही नहीं, अपितु एक कम पढ़ी लिखी गृहिणी भी संतुलित आहार का आयोजन कर सकती है। जैसे अगर हमने उसको ये शिक्षित कर दिया कि हमको 11 अनाज या 15 अनाज की इकाई देनी है, इसका मतलब इतना ग्राम या इतना वजन के हिसाब से एक जने को हमको ये देना है, तो उसको हमको एक दिन में समझाना है, दूसरे दिन वो अपने आप उस चीज़ को चैनलाइज कर लेगी कि किसको कितना देना है। और ये हमारी सोच की कमी है कि एक कम पढ़ी लिखी या अनपढ़ गृहिणी हमारे घर को नहीं संभाल सकती। तो मैं आपको थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि हम हमारी दादियों की तरफ देखें या और वृद्ध स्त्रियों की तरफ देखें, तो वो आज शायद हमसे ज़्यादा सक्षम होकर अपने घर को संभाल पाती थी। आज हम फिर भी नेग्लिजेंस और नहीं ध्यान रखने के चक्कर में इतनी सी चीज़ फेंक देते हैं, वो कुछ भी नहीं फेंकती थी। आज बच्चियों को सिखाना पड़ता है कि दाल का पानी मत फेंको, वो पहले से बताते आ रही हैं कि भाई दाल का पानी मत फेंको। सब्जियों की, धनिए की डंठल में भी पौष्टिक तत्व होते हैं। हमारे बच्चे नहीं पत्ते सुंदर लगते हैं, पत्ते लगाओ, और डंडे तुम फेंक देते हो, जबकि डंडों में ज़्यादा पौष्टिक तत्व
होते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे वृद्ध स्त्रियां बहुत अच्छे से जानती थी। ठीक है, उनके पास साइंटिफिक रीजंस नहीं हुआ करते थे कि ये क्यों करते हैं। हमारे पास रीजंस है, हम तुम्हें बता सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको अपना घर चलाना नहीं आता था। हमें आज भी उनसे सीखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जो प्रांत के अनुसार भोज्य पदार्थ बनाते थे, वो आपको परिपूर्ण पौष्टिक तरीके से आपको स्वस्थ रखते थे। भोजन के समूह के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ सम्मिलित होते हुए परिवार के सभी सदस्यों की आयु, लिंग, अवस्था, क्रियाशीलता आधार पर पौष्टिक तत्वों की मांग के अनुसार भोज्य पदार्थों का आसानी से चयन कर आहार को संतुलित बनाया जा सकता है कि आज हमको किसको क्या खिलाना है, उसके अनुसार उसका संचालन किया जा सकता है और एक सफल आहार आयोजक बना जा सकता है। और अपितु खुद का ही नहीं, पूरे परिवार को पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण भोजन करा के स्वस्थ जीवन की ओर अग्रसर किया जा सकता है। क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका जीवन पर्यंत स्वस्थ रह के आप विभिन्न क्रियाओं में अच्छे से क्रियाशील रह के अपना जीवन अच्छा चला सकेंगे और तंदुरुस्त और हर्ष पुष्ट रह के खुश रह के कार्य कर सकेंगे। इसी के अंतर्गत है भोज्य पदार्थों के बिना तोले व मापे घर में उपलब्ध किसी भी बर्तन में भरे जाने वाले विभिन्न भोज्य पदार्थों की मात्रा का अनुमान लगा संतुलित आहार का आयोजन किया जा सकता है। जैसे कि मैंने कहा कि एक दिन आपको बता दिया जाए कि 30 ग्राम दाल आपकी आधा कप होती है, तो एक बार में समझ में आ जाएगा, तो उसको पता है कि मेरे पूरे घर वालों के लिए कितनी दाल लेनी चाहिए और किस प्रकार बनानी चाहिए। क्योंकि किसी घर में बहुत पतली दाल खाते हैं और किसी के घर में बहुत गाढ़ी दाल खाई जाती है। 1 वर्ष तक के शिशु का उपभोक्ता इकाई में सम्मिलित नहीं किया जाता, क्योंकि अगले आने वाले अध्याय में मैं आपको सिखाऊंगी कि 0 से 1 वर्ष तक के आयु को नवजात या शैशव अवस्था कहा जाता है। इसका आहार आयोजन बिल्कुल ही विभिन्न होता है, बिल्कुल ही अलग होता है। क्यों? क्योंकि पहले तो ये अपने माँ के दूध पर निर्भर करता है, बाद में वो पूरक आहार के संग आगे अग्रसर होता है। तो इसको हम बिल्कुल ही अलग चैप्टर में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको इकाई के अंतर्गत नहीं सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार आपने देखा कि थोड़े से चैतन्य होकर संदर्भ इकाइयों की सहायता से आप स्वयं के लिए संतुलित आहार का आयोजन कर सकते हैं। संतुलित आहार के उपभोग से आप स्वस्थ, क्रियाशील रहेंगे तथा अपने समाज व राष्ट्र के लिए सृजनात्मक कार्य कर सकेंगे। इस जगह मैं कहना चाहूँगी, पहले कर खुद का भला फिर हो जग का भला। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारे आसपास के लोग भी स्वस्थ रहेंगे और खुश रहेंगे और हम हमारे राष्ट्र के हित के लिए आगे कार्य कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि हम हमारा हित कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आगे राष्ट्र का हित भी हो रहा है। आइए अब हम इस पाठ में क्या क्या हमने पढ़ा उसका पुनर्वलोकन कर लें कि आहार आयोजन करने के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, कौन कौन से महत्व होते हैं, कौन कौन सी आवश्यकताएं होते हैं और फिर कैसे कैसे आहार आयोजन करना पड़ता है। संदर्भ इकाई किसे कहते हैं, संदर्भ इकाई को कैसे उपयोग में लिया जाता है, विभिन्न भोज्य पदार्थों की कौन कौन सी संदर्भ इकाई होती है, इन सबको वो पढ़ते हुए हमने ये सीखा कि आहार आयोजन कैसे किया जाता है। आशा करती हूँ कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और समय समय पर आपने नोटबुक में नोट किया होगा और अपना एक दिन का आहार आयोजन करके मुझे कमेंट्स में लिखेंगे और बताएंगे कि आपको इसमें करने में कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि बच्चों ये जो चैप्टर है वो आपके प्रायोगिक परीक्षा का भी बहुत एक मुख्य भाग है, जिसको मैं चाहती हूँ कि आप अभी सीख लें या अध्ययन करें और अच्छे मार्क्स लेके आए और अपने जीवन यापन में बहुत अच्छे से उसका उपयोग करके सबको पौष्टिक और स्वस्थ रखें। तब तक के लिए धन्यवाद।